Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 9 in the Industrial Dispute Act 1947. तो इसमें जो है हम चैप्टर 5B जो है इसमें स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट क्या है वो आज हम देखेंगे. इन सर्टन इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 25K to section 25S. ओके. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं 25K. तो 25K ऑफ द चैप्टर 5B क्या बात कर रहा है? एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर जो 5B है उसका एप्लीकेशन के बारे में बोल रहा है यहाँ पे. तो इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ सबसेक्शन 1 जो है यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कैसे है? चैप्टर 5B applies to industrial establishment not seasonal or intermittent where 100 or more workmen were employed on average per working day during the last 12 months. तो इसमें क्या बोला है? चैप्टर 5B अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट. चैप्टर 5B किस पे अप्लाई होगा यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होगा. और उसके बाद जो है यहाँ पे नॉट फॉर द सीजनल एंड जो इंटरमिटेंट जो वर्कर्स है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा ये. एंड वेयर 100 और मोर वर्कमैन वेयर एम्प्लॉयड ऑन द एवरेज पर वर्किंग डे पे जो है ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ तक है 100 और मोर वर्कमैन होने चाहिए यहाँ पे. उसके बाद है फॉर एग्जांपल a factory with the 120 workers employed daily over the past years must follow chapter 5B रूल्स फॉर द ले ऑफ एंड रिट्रेसमेंट के लिए एंड क्लोजर के लिए. ये जो है 25K और जो यहाँ से प्रोविज़न है चैप्टर 5B, तो यहाँ पे ये प्रोविजंस के चैप्टर यहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. ओके. उसके बाद एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे एग्जेम्प्टेड इस्टेब्लिशमेंट कौन से इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे एग्जेम्प्टेड किया है? पहले तो सीजनल जो है एंड वर्क डन इंटरमिटेंटली. जो सीजनल है जैसे कि लाइक द मैंगो पल्प जो है फैक्ट्री वर्किंग 3 मंथ्स ओनली, यहाँ पे 3 मंथ्स के लिए जो सीजनल है उसी के लिए वो वर्क करता है. तो वहाँ पे जो है वो सीजनल एंड जो इंटरमिटेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जम्पशन मिलेगा उसको. उसके बाद जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑन दी सबसेक्शन 2 जो है यहाँ पे सबसेक्शन 2 यहाँ पे दिया गया है. डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा यहाँ पे? इफ़ देयर इज़ एन dispute is whether establishment is seasonal or intermittent, the decision of the appropriate government is an final. यहाँ पे जो भी डिसीजन है सीजनल है intermittent है और कंटिन्यूस इन द नेचर है, तो यहाँ पे जो डिसीजन कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का डिसीजन होगा एंड दिस एन फाइनल डिसीजन. ओके. ओके. इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स हुए हैं. तो स्टेट अमेंडमेंट्स दिए गए हैं. तो गुजरात में स्टेट अमेंडमेंट क्या हुआ है? थ्रेशोल्ड इंक्रीज फ्रॉम दी 100 to 300 वर्कमैन. जो यहाँ पे जो हमने देखा था कि 100 वर्कमैन होने चाहिए, यहाँ पे 100 और मोर, लेकिन यहाँ पे जो है इंक्रीज किया गया है. ये इस्टेब्लिशमेंट जो अप्लीकेबल होगा मोर देन 300 पे एप्लीकेबल होगा. ऐसे गुजरात जो स्टेट ने है यहाँ पे अमेंडमेंट किया है. But the government can notify application even to unit with the 100 to 299 वर्कमैन जो है यहाँ पे इसके लिए भी अप्लीकेबल कर सकते हैं. अगर गवर्नमेंट ने जो इस्टेब्लिशमेंट जो भी है यहाँ पे अगर जो है नोटिफिकेशन में क्या किया, यहाँ पे नोटिफिकेशन में पब्लिश किया. तो उसके बाद जो है गुजरात एक्ट जो है यहाँ पे 1 है 2021 का. उसके बाद जो है आसाम जो है आसाम में भी यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है. थ्रेशोल्ड यहाँ पे 100 से 300 आसाम एंड गुजरात में सेम अमेंडमेंट हुई है. यहाँ पे 22 ऑफ दी 2018 में हुआ है एंड यहाँ पे 2021 में हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 25L डेफिनेशंस ऑफ द चैप्टर 5B. तो यहाँ पे चैप्टर 5B जो है यहाँ पे उसमें कोई डेफिनेशंस दिए हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेफिनेशन कौन से हैं. सबसे पहले जो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे जो है, तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मीन्स, तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट की ए में डेफिनेशन दी गई है. तो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट मीन्स फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, जो फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट है वो आएगा. उसके बाद माइन अंडर माइंस एक्ट, प्लांटेशन अंडर प्लांटेशन लेबर 1951 के एक्ट में जो है वो आएगा. ओके. तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोले तो हम फैक्ट्री जो है यहाँ पे
फैक्ट्री टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूसिंग क्लोथ जो है, माइन कोल माइन इन दी धनबाद जो है यहाँ पे, उसके बाद प्लांटेशन और टी स्टेट इन दी आसाम जो है यहाँ पे, वो ए क्लॉज में आएगा। तो यहाँ पे जो है फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन जो है यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, जो इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है वही बोलेंगे। ओके, तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, उसके बाद माइंस एक्ट 1952 है, एंड उसके बाद 51, 51, 52 एंड 42 ऐसे हमको याद रखना है। यहाँ पे 1 ईयर का गैप है, 51, 52 एंड 48। ओके, तो इसके बाद देखते हैं हम बी पॉइंट जो है यहाँ पे। तो बी पॉइंट क्या बात कर रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब क्लॉज जो सेकेंड है, मतलब माइन का जो बोल रहा था सब क्लॉज सेकेंड ऑफ द क्लॉज ए ऑफ द सेक्शन 2 जो है यहाँ पे। ओके, सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 2। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन 2। देखिए सेक्शन 2 क्या है। अच्छा, तो 2A सेकेंड में जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग बोला है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन होगा। तो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 2A क्लॉज सेकेंड जो है यहाँ पे, तो उसमें क्या है, यहाँ पे जो 2A सेकेंड में बोला है, ए कंपनी विथ 51% और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब क्या बोला है, यहाँ पे कंपनी भी इंक्लूडेड है, 51% जो शेयर यहाँ पे उसने लिया है वो भी यहाँ पे क्या होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 2A क्लॉज 2 को भी एक्सेप्शन होगा वो। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो बोला है यहाँ पे, इसमें इन केस पार्लियामेंट क्रिएटेड कॉरपोरेशन नॉट कवर्ड इन सेक्शन, जो यहाँ पे 2A क्लॉज 1 में जो कवर किया नहीं गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ दी इन दी, क्या बोला है, कंपनी में जो भी है यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे टेकअप कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा यहाँ पे। उसके बाद LIC क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, 25M में क्या बात कर रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ एंड सिंप्लीफाइड, जो चार्ट है हम देखेंगे यहाँ पे, प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ। तो प्रोहिबिशन ऑफ ले ऑफ जो है यहाँ पे, ले ऑफ में नो ले ऑफ विदाउट प्रियर परमिशन फ्रॉम दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यहाँ पे आप ले ऑफ नहीं कर सकते हैं, पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट का, फिर ही आप ले ऑफ करेंगे। ओके, तो नो ले ऑफ, यहाँ पे आप ले ऑफ नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी। ओके, उसके बाद जो है सबसेक्शन 2, एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई in prescribed manner, employer must apply prescribed manner and serve a copy to a workman concerned। तो यहाँ पे जो है application must be clarify the state reason, state यहाँ पे reason mention करना पड़ेगा for the proposed layoff and copy also to be sent to the workers, को भी send करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है, in case of mine if layoff occurs due to the fire। ओके, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, माइन, जो माइन रहते हैं ना, तो माइंस की बात हो रही है। इफ़ ले ऑफ ऑकर्स ड्यू टू द फायर, फ्लड एंड गैस एक्सप्लोजन, जो है यहाँ पे एक्सप्लोजन, एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई टू परमिशन कंटिन्यू द ले ऑफ विद इन दी 30 days। तो यहाँ पे एग्जाम्पल, इफ़ माइन क्लोजेस ड्यू टू द गैस एक्सप्लोजन, और जो एम्प्लॉयर हैज़ 30 days टू सीक, जो है यहाँ पे परमिशन टू बी एक्सटेंड होगा यहाँ पे ले ऑफ में ही। ओके, ले ऑफ किया है, और उसके जो है यहाँ पे ले ऑफ किसकी वजह से हुआ है, कि जो है एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है। ओके, सबसेक्शन 4 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट में ग्रांट और रिफ्यूज़, गवर्नमेंट रिफ्यूज़ भी कर सकता है, ग्रांट भी कर सकता है, परमिशन आफ्टर इंक्वायरी एंड हियरिंग द बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे गवर्नमेंट के पास पावर है, डिस्क्रेशन है टू ग्रांट और रिफ्यूज़ दैट ऑर्डर, एंड जो परमिशन है आफ्टर इंक्वायरी करने के बाद एंड हियरिंग दी बोथ द पार्टीज। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे,
नेक्स्ट बात कर रहा है इफ़ द गवर्नमेंट डजंट रिस्पॉन्ड। यहाँ पे अगर 60 डेज़ में गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, परमिशन दी गई है, डीम टू बी ग्रांटेड, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल इंश्योर्स दैट नो ड्यू अनड्यू और डिले, ऑटोमेटिक अप्रूवल आफ्टर द 60 डेज हुए तो ऑटोमेटिक अप्रूवल यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद 6 सबसेक्शन में क्या बोला है, ऑर्डर ग्रांट और रिफ्यूज़ल इस फाइनल होगा। जो भी ऑर्डर है यहाँ पे ग्रांट और रिफ्यूज़ल है यहाँ पे क्या होगा, वो फाइनल होगा एंड इट इज़ एन बाइंडिंग फॉर दी पीरियड ऑफ 1 ईयर तक वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट में रिव्यू इट्स जो डिसीजन है, यहाँ पे गवर्नमेंट में रिव्यू इट्स डिसीजन और रेफर द मैटर टू द ट्रिब्यूनल। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल के लिए मैटर क्या कर सकती है, रेफर कर सकती है। यहाँ पे सबसेक्शन 8 जो है, इफ़ नो परमिशन इज़ एन ऑब्टेन और कंटिन्यूड ले ऑफ विदाउट द परमिशन, ले ऑफ इज़ एन इलीगल। अगर आपने क्या किया है, यहाँ पे ले ऑफ किया है विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, वो इलीगल ले ऑफ होगा। ओके। उसके बाद सबसेक्शन 9 लास्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट सेकेंड पॉइंट है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेप्शनल जो है यहाँ पे सिचुएशंस लाइक एक्सीडेंट, डेथ ऑफ एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट में वेव ऑफ द परमिशन ऑफ द रिक्वायरमेंट टेम्पररी यहाँ पे क्या कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है जो परमिशन कंडीशन है यहाँ पे वो। एग्जाम्पल पावर टू रिलैक्स स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हैंडल टू इमरजेंसीज, इन इमरजेंसीज में वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस को क्या कर सकते हैं, वेव ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सबसेक्शन 10 जो है यहाँ पे सेक्शन 25C। अब 25C जो बात कर रहा है अप्लाइज एक्सेप्शनल जो एक्सेप्ट सेकेंड प्रोविजन जो है यहाँ पे, तो 25C क्या बात कर रहा है, जो यहाँ पे कंपनसेशन जो है ना यहाँ पे उसके बारे में 25C ले ऑफ कंपनसेशन के राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर द कंपनसेशन। अगर ले ऑफ किया है तो वहाँ पे कंपनसेशन के लिए वो क्या रहेगा, यहाँ पे उसका राइट रहेगा। ओके। तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या बोला है, ले ऑफ नॉट कंसिडर्ड वैलिड इफ़ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑफर। अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर ने क्या किया है, अल्टरनेटिव जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे ऑफर किया है, तो यहाँ पे ले ऑफ कंपनसेशन के लिए आप लायबल नहीं रह सकते। ओके। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो है यहाँ पे 25N रिट्रेंचमेंट। तो रिट्रेंचमेंट क्या बात कर रहा है यहाँ पे, नो रिट्रेंचमेंट, यहाँ पे रिट्रेंचमेंट नहीं होगा अनलेस 3 मंथ्स रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा, तब तक रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। ओके, रीज़न यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा और वेजेस इन लीव ऑफ द नोटिस यहाँ पे होगा। एंड बी में क्या बोला है, प्रियोर परमिशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी का आपको प्रियोर परमिशन इज ऑब्टेन्ड होना चाहिए यहाँ पे। For example, applies to permanent workmen with 1 year of continuous services in establishment covered under Chapter 5B। तो Chapter 5B में यहाँ पे कवर्ड किया गया है। उसके बाद सेकेंड सबसेक्शन में क्या बोला है, एप्लीकेशन फॉर द परमिशन मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में होना चाहिए एंड क्लियरली स्टेटिंग दैट दी रीजन्स यहाँ पे क्लियरली स्टेट होने चाहिए। ओके ओके। एंड कॉपी टू बी सर्व, वर्कमैन को कॉपी सर्व होनी चाहिए। सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट और स्पेसिफाइड अथॉरिटी आफ्टर इंक्वायरी हियरिंग में ग्रांट एंड रिफ्यूजल द परमिशन ऑफ द जेन्युइन रीजंस। वर्कमैन इंटरेस्ट होगा यहाँ पे और रिलेवेंट जो फैक्टर्स हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मस्ट भी रिटर्न होना चाहिए विथ रीजंस एंड कॉपी गिवन दी बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई को यहाँ पे कॉपी देनी चाहिए। ओके। इसके बाद सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ नो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, यहाँ पे विद इन 60 डेज़ में गवर्नमेंट रिस्पॉन्स कोई भी नहीं है तो परमिशन इज़ डीम टू बी ग्रांटेड। यहाँ पे अगर आपने एप्लीकेशन दी है एंड 60 डेज़ तक कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं है गवर्नमेंट का, तो यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन जो है यहाँ पे ग्रांटेड है ऐसे हम डीम करेंगे। ओके। इंश्योर्स दैट नो डिले एंड डीम्ड अप्रूवल ऑफ द रूल्स इज अप्लाई। उसके बाद जो सबसेक्शन 5 है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सबसेक्शन 5 गवर्नमेंट ऑर्डर इज़ फाइनल होगा एंड बाइंडिंग 41 ईयर तक जो भी है वो बाइंडिंग होगा। सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट दी गवर्नमेंट में रिव्यू कर सकता है ऑर्डर, रेफर इट्स ट्रिब्यूनल को वो रेफ़र कर सकता है ऑर्डर जो उसने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, तो वो वही जो ऑर्डर है रिव्यू किसके लिए रेफ़र कर सकता है, ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल मस्ट डिसाइड दिस, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्प्यूट है विद इन 30 डेज़ में क्या करना चाहिए यहाँ पे, जो डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद 7th सबसेक्शन में क्या बोला है, इफ़ रिट्रेंचमेंट डन विदाउट परमिशन
अगर रिट्रेंचमेंट क्या हुआ, विदाउट परमिशन हुआ, विदाउट नोटिस हुआ, आफ्टर रिफ्यूज़ल हुआ, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा और इलीगल डिक्लेयर्ड होगा। 8 में क्या बोला है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट एक्सीडेंट डेथ क्लेम जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे एक्सेप्शन होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 9 में क्या बोला है यहाँ पे, सबसेक्शन 9 जो बोल रहा है यहाँ पे, इफ़ द परमिशन ग्रांटेड है और डीम्ड है, वर्कमैन गेट द कंपनसेशन। कंपनसेशन यहाँ पे वर्कमैन को कंपनसेशन मिलेगा यहाँ पे, जो रिट्रेंचमेंट का है। सेक्शन 15 डेज, यहाँ सॉरी 15 डेज़ का जो है यहाँ पे एवरेज पर कंप्लीटेड ईयर में क्या होगा यहाँ पे 15 डेज़ का मिलेगा। ओके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नॉट प्रेजेंट लाइक दी हियर लाइक दी 25M, तो बट हियर कंसेप्ट इज़ क्लियर। 3 मंथ्स जो नोटिस है यहाँ पे प्लस गवर्नमेंट परमिशन होना चाहिए यहाँ पे, कंपनसेशन इज इक्वल टू वैलिड रिट्रेंचमेंट होगा। ओके, उसके बाद है 25O, तो प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग डाउन दी अंडरटेकिंग। यहाँ पे प्रोसीजर जो है यहाँ पे क्लोजिंग डाउन ऑफ द अंडरटेकिंग वो देखेंगे। ओके, जो प्रोसीजर यहाँ पे दी गई है क्लोजिंग डाउन, जो क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग है उसके लिए प्रोसीजर दी गई है। तो सबसेक्शन 1 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर मस्ट अप्लाई फॉर द प्रियर परमिशन। 90 डेज़ के लिए यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा इन एडवांस बिफोर क्लोजिंग एनी अंडरटेकिंग। आपको अगर अंडरटेकिंग क्लोज करना है तो 90 डेज़ बिफोर यहाँ पे प्रियर नोटिस देना होगा। एक्सेप्ट यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट्स है, अ कॉपी ऑफ एन एप्लीकेशन मस्ट बी गिवन टू दी वर्कर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे जो है एक्सेप्ट जो कंस्ट्रक्टर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है इसको छोड़ के जो है, इसको छोड़ के 90 डेज़ के यहाँ पे एक्सेप्शन है। ओके, इसको छोड़ के और कॉपी ऑफ एप्लीकेशन जो भी है वर्कर्स को भी देना चाहिए, क्योंकि क्लोजर होने वाला है ना, तो कॉपी ऑफ जो है यहाँ पे 90 डेज़ में जो भी है वर्कर्स को भी देना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव को। नो क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट अनलेस परमिशन इज सॉट 90 डेज इन एडवांस। यहाँ पे 90 डेज इन एडवांस आपको देना है। कंस्ट्रक्शन वर्ड लाइक दी ब्रिजेस, डैम्स एंड दी exempted. For example, textile mill wants to shut down operation. It must apply 90 days before intended closure and inform the workers. यहाँ पे आपको workers को भी क्या करना है, यहाँ पे inform करना है। ओके, उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है, गवर्नमेंट में रिफ्यूज़ और ग्रांट। यहाँ पे जो है परमिशन ग्रांट कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। परमिशन आफ्टर इंक्वायरी एंड हियरिंग बोथ द पार्टीज और ऑल द पार्टीज कंसिडरिंग द पब्लिक इंटरेस्ट रीजन फॉर द क्लोजर एक्सेट्रा मस्ट गिव द रिटर्न ऑर्डर। यहाँ पे देंगे, जो गवर्नमेंट है यहाँ पे रिटर्न ऑर्डर दे। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसेक्शन 3, इफ़ द डिसीजन नो डिसीजन इज़ कम्युनिकेटेड विद इन दी 60 डेज। 60 डेज में अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट का आया नहीं है, इट इज़ एन डीम टू बी परमिशन इज़ एन ग्रांटेड। ओके, जैसे हमने ले ऑफ रिट्रेंचमेंट में देखा, सेम वैसे ही है यहाँ पे, टाइम पीरियड भी सेम है। गवर्नमेंट डिसीजन इज़ एन बाइंडिंग एंड फाइनल होगा एंड वैलिड अप टू 1 ईयर तक यहाँ पे वैलिड होगा। उसके बाद जो है सेम है जो यहाँ पे हमने रिट्रेंचमेंट में देखा था। तो 30 डेज़ तक क्या होगा, वो गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट रिव्यू कर सकते हैं उसका, जो उन्होंने जो यहाँ पे डिसीजन दिया है उसको रेफ़र करके किसको, ट्रिब्यूनल को। ओके, विच मस्ट गिव दी अवार्ड, जो ट्रिब्यूनल का अवार्ड है विद इन दी 30 डेज़ में आपको क्या करना है, यहाँ पे अवार्ड देना ही देना है। ओके, उसके बाद सबसेक्शन 6 में क्या बोल रहा है, फिर सबसेक्शन 6 जो है, तो इफ़ एम्प्लॉयर क्लोजेस विदाउट परमिशन, यहाँ पे अगर विदाउट परमिशन कर रहा है एंड जो रिफ्यूज़, अगर परमिशन में रिफ्यूज़ किया है, 60 डेज़ में हमने टाइम पीरियड दिया था ना, तो उसमें गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, रिफ्यूज़ल दिया है, आप क्लोजर नहीं कर सकते। तो फिर भी यहाँ पे अगर जो एम्प्लॉयर है यहाँ पे क्लोजर किया, तो यहाँ पे वो क्या होगा, वॉइड डिक्लेयर होगा और इलीगल डिक्लेयर होगा। एंड वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू लीगल बेनिफिट, जो फुल वेजेस है यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे और फुल लीगल बेनिफिट्स यहाँ पे उनको मिलेंगे। ओके, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, अनऑथराइज शटडाउन उन्होंने किया है एंड इलीगल वर्कर्स मस्ट बी, जो यहाँ पे है इलीगल वर्कर्स मस्ट बी ट्रीटेड एज एन स्टिल एम्प्लॉयड। यहाँ पे है, यहाँ पे आपने क्या बोलेंगे, इलीगल डिक्लेयर करेंगे एंड वर्कर्स यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टिल वर्क कर रहे हैं, ऐसे हम कंसिडर करेंगे।
7 जो है यहाँ पे गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट कंप्लायंस विद दी एक्सेप्शनल केसेस लाइक दी एक्सीडेंट हुआ है और एम्प्लॉयज़ डेथ हुआ है यहाँ पे, इन इमरजेंसी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोजर विदाउट प्रियोर नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे। सबसेक्शन 8 क्या बात कर रहा है, इफ़ द क्लोजर इज़ परमिटेड और डीम टू बी परमिटेड कंपनसेशन, यहाँ पे क्लोजर है यहाँ पे परमिटेड किया गया है और डीम परमिटेड है तो कंपनसेशन यहाँ पे जो है सेम एज रिट्रेंचमेंट में जैसा था वैसे ही है। तो 15 डेज एवरेज पे ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज और बियॉन्ड अगर 6 मंथ से जो भी आगे किया है तो जो भी है यहाँ पे 15 डेज का यहाँ पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है वर्कर एम्प्लॉयड 10 ईयर्स गेट्स द 15 डेज पे, तो यहाँ पे इंटू जो है यहाँ पे इंटू 10 जो है यहाँ पे मिलेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे हम यहाँ पे 25P, रीस्टार्टिंग ऑफ द अंडरटेकिंग क्लोज्ड बिफोर द 1926 अमेंडमेंट, जो एक्ट है यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है 25B में सॉरी, रीस्टार्टिंग ऑफ अंडरटेकिंग जो हमने अभी देखा ना यहाँ पे क्लोजर हुआ था, ओ में क्या हुआ था, क्लोजर हुआ था, लेकिन पी में क्या हो रहा है, फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, जो भी हमने अभी क्लोजर किया था उसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं पी में, तो अमेंडमेंट भी हमने ऐड किया है यहाँ पे। एप्लीकेबिलिटी क्या होगा, अप्लाइज टू दी अंडरटेकिंग क्लोज डाउन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो है यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट 1976, तो यहाँ पे जो है जो क्लोज डाउन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट है ना वो कमेंस होने से पहले मतलब प्री 1976 क्लोज्ड यूनिट्स ओनली है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा यहाँ पे क्लोजर वॉज नॉट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द एम्प्लॉयर्स कंट्रोल जो हुआ है, नो वैलिड एक्सक्यूज नहीं है यहाँ पे, नेचुरल लाइक नेचुरल डिजास्टर वार एक्सेट्रा, तो देयर इज़ एन पॉसिबिलिटी ऑफ रीस्टार्टिंग दी अंडरटेकिंग, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो रीस्टार्ट कर सकते हैं जो अंडरटेकिंग है, एम्प्लॉय जो है इस्टेब्लिशमेंट है वो। उसके बाद सी पॉइंट में क्या बोला है, रीस्टार्ट जो है इज़ नीडेड फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ वर्कमैन एंड द एसेंशियल कम्युनिटी सप्लाई सर्विसेज और बोथ, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ एंड पब्लिक नीड्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद डी पॉइंट में बोला है रीस्टार्ट जो है यहाँ पे रीस्टार्ट विल नॉट कॉज हार्डशिप टू द एम्प्लॉयर, को हार्डशिप नहीं होगा, बैलेंस्ड अप्रोच में होगा एंड नो अनफेयर बर्डन ऑन द एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर पे अनफेयर बर्डन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट का जो एक्शन है यहाँ पे, गवर्नमेंट आफ्टर हियरिंग दी बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय को क्या करेगा यहाँ पे रीस्टार्ट करने से पहले हियर करेगा एंड उसके बाद जो है एंड में रीस्टार्ट वाया द नोटिफिकेशन ऑफ द ऑफिशियल गैजेट से वो क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। फॉर्मल है एंड बाइंडिंग डायरेक्शन है। टाइमलाइन क्या है फॉर द रीस्टार्टिंग, द रीस्टार्ट मस्ट बी विद इन द मिनिमम 1 मंथ फ्रॉम द ऑर्डर दिया है उसके बाद आप क्या करना है, 1 मंथ तक का टाइम पीरियड है आपके पास, विद इन 1 मंथ में आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट करना है इस्टेब्लिशमेंट। ओके, जो नेक्स्ट है 25Q, तो 25Q जो है यहाँ पे क्या बात कर रहा है, पेनाल्टी फॉर द ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रीवियस परमिशन, पेनाल्टी फॉर द ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट विदाउट प्रीवियस परमिशन, पेनाल्टी क्या है यहाँ पे एप्लीकेबल किसको होगा, एम्प्लॉयर को एप्लीकेबल होगा। उसके बाद प्रोहिबिशन जो है यहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्ट जो है, कॉन्ट्रावेंशन टू 25M एंड एन में क्या बात कर रहा है, ले ऑफ विदाउट परमिशन, रिट्रेंचमेंट विदाउट परमिशन, एम एंड एन। उसके बाद नोट जो है अमेंडमेंट जो है यहाँ पे, अमेंडमेंट भी आपको याद रखनी है यहाँ पे, क्लॉज सी सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 4 ऑफ इन इंटरफेरेंस टू दिस सेक्शन 25N रिट्रेंचमेंट है वह ओमिटेड हुआ है बाय द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 49 of the 1984, read with respect to enforcement हुआ है with respect to जो है यहाँ पे 18/8/1984। ओके, उसके बाद जो है पनिशमेंट टाइप क्रिमिनल ऑफेंस होगा यहाँ पे, क्रिमिनल नेचर का होगा। इम्प्रिजनमेंट जो है यहाँ पे 1 मंथ तक का इम्प्रिजन मिलेगा। फाइन जो है 1000 रुपीज़ एंड इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन जो है पॉसिबल है, बोथ मिल सकते हैं। एंड नेचर ऑफ ऑफेंस इज एन कॉग्निजेबल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सब्जेक्ट टू द CRPC। उसके बाद जो है पर्पस क्या है, टू डेटर द एम्प्लॉयर्स को डेटर करना है फ्रॉम द वायलेटिंग द प्रियोर परमिशन, जो यहाँ पे प्रोविजन है उसको वायलेट नहीं करना है, आपको प्रियोर परमिशन देना ही देना है यहाँ पे अंडर द चैप्टर 5OB। उसके बाद
सेपरेटेड सेक्शन आपको जो याद रखने हैं यहाँ पे 25M जो ले ऑफ के लिए है, रिस्ट्रिक्शन दिए है, प्रोहिबिशन दिए है, एंड जो 25N है वो क्या बात करता है, रिट्रेंचमेंट रिस्ट्रिक्शन जो दिए है उसके बारे में बात करता है। ओके, आपको ये प्रोविजंस याद रखने हैं, इसके साथ रीड करने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 25R जो है पेनाल्टी फॉर द क्लोजर। अब हम पेनाल्टी फॉर द क्लोजर जो है वो देखेंगे। रीड विथ किसके साथ रीड करेंगे, ये वो के साथ 25O जो है यहाँ पे उसके साथ, क्योंकि जो प्रोविजन है, प्रोसीजर है क्लोजिंग डाउन का वो 25O में दिया गया है। ओके ओके ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे पेनाल्टी फॉर द अनऑथराइज्ड क्लोजर। अगर आपने यहाँ पे विदाउट प्रियर परमिशन कंप्लाइंग जो प्रोविजन है 25O में जो प्रोसीजर दी गई है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डेज बिफोर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको नोटिस देना है, तो वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विदाउट परमिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इलीगल क्लोजर हुआ विदाउट प्रियर परमिशन। तो पनिशमेंट मिलेगा यहाँ पे 6 मंथ तक जो है यहाँ पे, एंड फाइन है अप टू 5000 रुपीज़, और बोथ यहाँ पे मिल सकता है। अगर आपने क्या किया है, पेनाल्टी कॉन्ट्रावेंशन ऑर्डर्स और डायरेक्शन दिया है, तो यहाँ पे आपने क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है। इफ़ एन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रावेंशन अगर एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग द परमिशन टू क्लोज अंडर 25O, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, क्लोजर कर रहे हैं। एंड सेकेंड जो है यहाँ पे, और डायरेक्शन गिवन अंडर 25P में जो डायरेक्शन दी गई है यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो रिस्टार्ट अंडरटेकिंग है ना 25P में दिया है, फिर भी यहाँ पे क्या करें, नोट वर्डिंग सब्सटीट्यूट जो है 20 अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में। पनिशमेंट जो है सेम पनिशमेंट है, सिर्फ यहाँ पे 6 मंथ है, यहाँ पे 1 ईयर एंड 5000 रुपीज़ फाइन है। ओके, यहाँ पे ओमिट किया गया है सबसेक्शन 3 जो है 1948 में। ओके, तो उसके बाद जो है 25S जो है वो क्या बात कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ द सर्टन प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 5B जो है टू चैप्टर 5B। ओके, चैप्टर 5A जो है एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन है यहाँ पे 5A में से, तो यहाँ पे चैप्टर 5B में आके से मेन ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे टू एक्सटेंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सर्टन जो प्रोविजन फ्रॉम द चैप्टर 5A टू 5B इस्टेब्लिशमेंट। कैसे होते हैं, अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट covered chapter 5B, that is with 100 or more workers, requiring prior permission of layoff, retrenchment and closure. Okay, विच प्रोविजन अप्लाई फ्रॉम चैप्टर 5A में से कौन से चैप्टर प्रोविजन अप्लाई होंगे, तो सबसे पहले जो है द फॉलोइंग सेक्शंस आर अप्लाई टू दी यहाँ पे मोडिटीज एंड जो है विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन जो है 25B जो है डेफिनेशन जो हमने देखा था ना कंटिन्यूअस सर्विस का वो, उसके बाद 25D ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू मेंटेन द मस्टर रोल जो मेंटेन करना था एम्प्लॉयर की ड्यूटी वो। उसके बाद 25F जो है यहाँ पे कंपनसेशन फॉर द ओनरशिप। उसके बाद जी में जो है प्रोविजन फॉर द रिट्रेंचमेंट, लास्ट कम फर्स्ट को जो प्रोविजन हमने देखा था ना वो। उसके बाद एच जो है री एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिट्रेंच वर्कमैन को री एम्प्लॉयमेंट करना है। एंड जे में जो है इफेक्ट ऑफ द लॉज इनकन्सिस्टेंट विद दिस चैप्टर जो है यहाँ पे, उसके साथ हम 5B के साथ रीड करेंगे। उसके बाद इफेक्ट जो है यहाँ पे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड फेयर ट्रीटमेंट यहाँ पे जो है वर्कमैन इवन अंडर द स्ट्रिक्ट ले ऑफ रिट्रेंचमेंट क्लोजर रूल्स ऑफ द चैप्टर 5B। लेजिस्लेटिव इंटेंशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड लिंक बिटवीन द चैप्टर्स जो है यहाँ पे 5A एंड 5B में जो लिंक है वो बताया गया है। सो वर्कर्स इन द लार्जर एस्टैब्लिशमेंट गेट सिमिलर प्रोसीजर सेफगार्ड्स यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हुआ हमारा जो है चैप्टर 5B। थैंक यू।